वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस है जो आपकी सेकंड बुक है इंडिया वाली, ये पूरी वीडियो इंग्लिश मीडियम के अंदर होने वाली है। यानी कि जो क्वेश्चंस होंगे वो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए हैं। हिंदी मीडियम का हमने कंटेंट ऑलरेडी बना दिया है। सो अगर आपने बुक 1 की वीडियो वन शॉट वाली नहीं देखी है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बुक 1 की भी वन शॉट वीडियो देख लें। मैंने आपको वन शॉट वीडियो के अंदर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करवा दिए हैं जो भी आपके एग्जाम में आने के चांसेस हैं। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपका कोई डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। मेरा यूजर नेम आपकी स्क्रीन के सामने लिखा हुआ है। और अगर आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना चाहते हैं हमारे, तो आप क्लास 12 ईएसपी न्यू ग्रुप सर्च मार के टेलीग्राम से भी ज्वाइन हो सकते हैं। और वेबसाइट पे आप सभी को नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। www.eklavyastudypoint.com हमारी वेबसाइट है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है पार्टी एंड पार्टी सिस्टम्स इन इंडिया। इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको हम देख लेते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज explain any four reasons for the dominance of the Congress party in the first three general elections। तो यानी कि हमें यहाँ पे रीजंस बताने हैं कि कांग्रेस पार्टी ने क्यों इतना डोमिनेट किया था जो फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस हुए थे। सो इसका पहला तो ये है कि इंपॉर्टेंट रोल इन द नेशनल मूवमेंट, जो हमारे देश को आजाद करवाने के लिए जो नेशनल मूवमेंट था, इंडियन नेशनल मूवमेंट, ठीक है, जो स्ट्रगल था, उसमें सबसे ज्यादा जो रोल था वो कांग्रेस पार्टी का रह चुका था। सो इसलिए इसको फायदा मिला, बेनिफिट मिला। सेकेंडली, ओनली पार्टी टू हैव एन ऑर्गेनाइजेशन स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री। इनका नेटवर्क बहुत अच्छा था और इनका लगभग देश के हर एक कोने तक इनका जो है मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन था वो काफी ज्यादा स्प्रेड हो चुका था। थर्ड पॉइंट है मोस्ट पॉपुलर एंड कैरिस्मेटिक लीडर्स। जो ज्यादातर पॉपुलर और जो मतलब फेमस लीडर थे वो इसी में थे कांग्रेस में। जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है, ये सब इसी में थे। The coalitional nature of the Congress party tolerated and encouraged various factions। अब इसमें क्या है कि जो अलग अलग जो आइडियोलॉजीज के लोग थे उनको भी कांग्रेस अपने साथ लेके चलती थी। चाहे किसी भी तरीके के लोग हों, चाहे वो रिच हों, पुअर हो, मिडिल क्लास हों, पीजेंट्स हों, वर्कर्स हों, सारे कांग्रेस पार्टी से सेटिस्फाई थे। उसके बाद अगला है द कांग्रेस पार्टी इनहेरिटेड द लेगेसी ऑफ द नेशनल मूवमेंट। ये मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। और उसके बाद ये भी आपको बता दिया है कि जो एलिट्स लोग थे, एजुकेटेड लोग थे, बिजनेस क्लास, मिडिल क्लास, पुअर, पीजेंट, सभी का सपोर्ट था कांग्रेस को। द कांग्रेस वाज अ प्लेटफॉर्म फॉर नमरस ग्रुप्स, ठीक है, अलग अलग ग्रुप्स के लिए ये एक प्लेटफॉर्म था, ठीक है। और मैं आपको बताऊं कि बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज भी कांग्रेस से ही निकली हैं। सो ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ इंडिया बिफोर द जनरल इलेक्शन ऑफ 1967। इस पे क्वेश्चन आ सकता है। सो आप अगर इसमें लिखोगे तो आपको पहले बताना है कि काफी वॉर सिचुएशन थी। एक तो मॉनसून का फेलियर हो गया था जिससे क्या हुआ, हमारा ड्रॉट पड़ गया, सूखा पड़ गया था, फूड क्राइसिस हो गए थे और काफी ज्यादा हमें मतलब यहाँ पे सफर करना पड़ा। और आपको पता है कि हम रिकवर कर रहे थे चाइना वॉर से। 62 वाला जो हमारा वॉर हुआ था, आपको पता है कि कभी भी वॉर होता है तो देश कितना ज्यादा पिछड़ जाता है। द फूड क्राइसिस ट्रिगर्ड ऑफ प्राइस राइज। जब भाई फूड क्राइसिस होगा तो प्राइस राइज तो होगा, ठीक है, पैसा मतलब जो है खाने के लिए जो है महंगा हो जाएगा खाना। एज डिमांड फॉर फूड वाज मोर, मतलब ज्यादा थी, मतलब डिमांड ज्यादा थी एंड सप्लाई कम थी। दिस लेड टू होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग। अब इससे क्या हुआ, ब्लैक मार्केटिंग ज्यादा होने लगी, यानी कि कोई चीज 50 रुपए की है तो वो 100 रुपए की होके बिकने लगी, खाने की फूड आइटम्स। देयर वॉज मैसिव इनक्वालिटीज इन इनकम एंड वेल्थ। देखो, इनकम और वेल्थ सभी का इक्वल नहीं था, ओके, हर कोई एक जैसा नहीं था। ज्यादातर लोग गरीब थे। मोस्ट ऑफ द पीपल, यानी कि लार्ज नंबर ऑफ पीपल वर पुअर एंड दे वर नॉट एबल टू अफोर्ड द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। सो ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट चैलेंजेस वर फेस्ड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग फर्स्ट जनरल इलेक्शंस। तो कुछ चैलेंजेस फेस किए यहाँ पे हमारे इलेक्शन कमीशन ने, वो हमें बताने हैं। सो पहला तो चैलेंज ये था टू होल्ड अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन। इतने बड़े देश में फेयर इलेक्शंस करवा पाना बहुत मुश्किल था, जहाँ पे इतने ज्यादा रिलीजियस, आपको पता है कि कितने ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते थे। सेकंड है ड्राइंग द बाउंड्रीज ऑफ द इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ठीक है। अब ये जो बाउंड्रीज बनाना बहुत मुश्किल हो रहा था। आपको पता है प्रिंसली स्टेट्स थे, ओके, बहुत सी ऐसे भी स्टेट्स थे जो चाहते थे कि हमें इसी स्टेट से अलग करके एक नया स्टेट बना के दो। तो इतने कॉन्फ्लिक्ट्स के बीच में इलेक्शन करवाना और इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज को बाउंड्री मतलब एक तरीके से कि ये सेलेक्ट करना कि यहाँ यहाँ पे ये होगा, तो भाई ये बहुत मुश्किल काम था। प्रिपेयरिंग द इलेक्टोरल रोल, इसको बना पाना भी बहुत मुश्किल था क्योंकि ज्यादातर लोग अपनी इंफॉर्मेशन भी सही नहीं बता पा रहे थे। एज वी ऑल नो दैट इलिटरेट परसेंटेज, मतलब इलिटरेट लोगों का परसेंटेज बहुत ज्यादा था।
ट्रेनिंग ऑफ ओवर 3 लाख ऑफिसर्स एंड पोलिंग स्टाफ टू कंडक्ट द इलेक्शंस। भाई 3 लाख ऑफिसर्स और पोलिंग स्टाफ को ट्रेनिंग देनी थी ताकि अच्छे से इलेक्शन हो सके, कंडक्शन हो सके। ये भी बहुत मुश्किल काम था। टू थिंक अबाउट अ डिफरेंट टेक्निक ऑफ वोटिंग सूटेबल फॉर इलिटरेट वोटर्स। सो नाउ वी ऑल नो दैट जब आफ्टर इंडिपेंडेंस अगर हम बात करें, सो पार्टीशन के बाद कि जो इंडियन जो ज्यादातर जो मतलब जो यहाँ पे सिटीजन्स थे, जो वोटर्स थे, वो इलिटरेट थे। तो उनके लिए सुटेबल वोटिंग की टेक्निक क्या हो सकती है, इसके बारे में सोचना भी एक चैलेंज था। सो द फर्स्ट जनरल इलेक्शंस वर हेल्ड फ्रॉम अक्टूबर 1951। देखो 1951 से स्टार्ट हो गए थे इलेक्शन हमारे, लेकिन हम कहते हैं कि 1952 में हुए थे। अब ऐसा हम क्यों कहते हैं? क्योंकि मोस्टली जो लोगों ने वोटिंग करी थी वो 1952 में करी थी। सो हम इसीलिए मानते हैं कि 1952 से हमारे पहले जनरल इलेक्शन स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाउ वन पार्टी डोमिनेंस इन इंडिया इज डिफरेंट फ्रॉम अदर कंट्रीज। सो हमारे कंट्री में क्या है कि एक पार्टी का डोमिनेंस का एक एरा रह चुका है। कांग्रेस ने 3 जनरल इलेक्शंस तक डोमिनेट किया अदर पार्टीज को डेमोक्रेसी में रहते हुए, जबकि अदर कंट्रीज का कॉन्स्टिट्यूशन ही ये मतलब परमिशन नहीं देता कि कोई और दूसरी पार्टी आए। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे इन सम कंट्रीज लाइक चाइना, क्यूबा, सीरिया, कॉन्स्टिट्यूशंस ही मतलब उनके कॉन्स्टिट्यूशन में ही ये लिखा हुआ है कि ओनली एक सिंगल पार्टी ही रूल कर सकती है। सो वाइल इन अदर लाइक म्यांमार, बेलारूस, इजिप्ट, इनको क्या है कि मतलब वन पार्टी, मतलब अगर यहाँ पे देखोगे कि यार इफेक्टिवली वन पार्टी स्टेट्स ड्यू टू लीगल एंड मिलिट्री मेजर्स या रीजंस, उनकी मिलिट्री की वजह से या लीगली ही उनका कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा परमिट करता है कि एक ही पार्टी रहेगी स्टेट में। सो इस तरीके से अगर हम कंपेयर करें तो इंडिया का जो डोमिनेंस था जो कांग्रेस पार्टी का, वो इनसे अलग था। कांग्रेस पार्टी डेमोक्रेसी के अंदर डोमिनेट कर रही थी भाई, यहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम है, अलग अलग पार्टीज के होते हुए कांग्रेस जीत रही थी। ये हो जाएगा। वाई 1960 नॉन एज डेंजरस डिकेड। अब भाई ये डेंजरस डिकेड क्यों है? पहला तो यार मतलब यार पोवर्टी, हमारी गरीबी बहुत ज़्यादा थी देश में, इनक्वालिटी इनकम और वेल्थ को लेके, कम्युनल एंड रीजनल डिविजन्स थे बहुत ज़्यादा। द डिकेड इज ऑल्सो कोल्ड डेंजरस बिकॉज यहाँ पे हमारे वॉर हुए थे, एक तो 1962 में इंडिया चाइना वॉर और 1965 में इंडिया पाकिस्तान वॉर। सो ये भी एक डेंजरस चीज़ें ही हैं। could lead to the failure of the democratic project or even the disintegration of the country। इतना ज़्यादा डेंजरस डिकेड हो चुका था ये कि हो सकता था कि हमारी डेमोक्रेसी ही खतरे में आ जाए, स्टेट्स का ही डिसइंटीग्रेशन हो जाए। सो ये हो जाएगा। Now the next question is differentiate between one party and bi-party system with examples। So one party नाम से पता चल रहा है it refers to a political framework where one or single party फॉर्म्स एंड रन्स द गवर्नमेंट। एक ही पार्टी होती है जो गवर्नमेंट चलाती है। बाय पार्टी में क्या होता है? इट रेफर्स टू अ पॉलिटिकल फ्रेमवर्क वेयर टू मेजर पार्टीज, यहाँ पे एक है तो यहाँ पे दो पार्टीज होती हैं, यही दो मेजर पार्टीज होती हैं। इसका एग्जांपल आपने देखा होगा ना, अमेरिका में डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स दो पार्टियां होती हैं। और वन पार्टी सिस्टम में तो कुछ क्या ही कहना, एक ही पार्टी होती है। कम्युनिस्ट पार्टी चाइना के अंदर आपने देखा होगा, इससे पहले यूएसएसआर में भी ये रह चुका था। सो ये हो जाएगा। What main objective did Indira Gandhi want to achieve by launching a series of initiatives under the 10-point program in 1967? क्या objectives थे जो इंदिरा गांधी अचीव करना चाहती थी? She wanted to achieve control of banks, banks को nationalize करना चाहती थी। ओके, अर्बन प्रॉपर्टी, ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे ज्यादा से ज्यादा उसकी सीलिंग हो रही थी और इनकम के ऊपर इनका बहुत ज्यादा ध्यान था लोगों की। सो 10-point प्रोग्राम ऑल्सो एम्फसाइज्ड ऑन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स, लोगों को ज्यादा से ज्यादा खाना मिले, फूड ग्रेन्स मिले, इसके ऊपर ध्यान दिया गया। लैंड रिफॉर्म्स के ऊपर ध्यान दिया गया। प्रोविजंस ऑफ हाउस साइट्स टू द रूरल पुअर, ठीक है, जो मतलब किस तरीके से ऐसे भी कुछ प्रोविजंस आए जो कि गरीब लोग हैं उनके लिए, कुछ घर वगैरह के लिए, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फ्रेज आया राम गया राम सिग्निफाइज विच कॉन्सेप्ट। सो आया राम और गया राम का कॉन्सेप्ट आपको बताना है, इसका क्या इंपैक्ट था हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में। यहाँ पे हमें डिफेक्शन देखने को मिला था फर्स्ट टाइम। ओके, आया राम गया राम, इसमें क्या है कि एक एमएलए थे जिनका नाम था गयालाल, हरियाणा के एमएलए थे। 1967 में इन्होंने 3 बार पार्टी बदली अपनी 9 घंटे के अंदर। यहाँ पे लिखा हुआ है ना 4 नाइट। सो यहाँ पे लिखा है 3 बार पार्टी बदली, कांग्रेस में थे, फिर यूनाइटेड फ्रंट में गए, फिर कांग्रेस में आए, ठीक है, फिर वापस यूनाइटेड फ्रंट में गए। एक मजाक सा बन गया इनका, जोक बन गया एक तरीके से। इंसिडेंट लेटर बिकम अ पॉलिटिकल जोक, आया राम गया राम, ये इसको कह दिया गया। सो उसके बाद में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत से ऐसे लॉज बनाए, एंटी डिफेक्शन लॉ जैसे कि एक एग्जांपल है, ताकि ये दोबारा ना हो घटना। एग्जामिन द फैक्टर्स विच हेल्प्ड वीवी गिरी टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वीवी गिरी को
कैसे हेल्प मिली थी प्रेसिडेंट बनने में, ये क्वेश्चन यहाँ पे ना समझा के आपको मैं सीधा वो क्वेश्चन करवाऊंगा 1969 में कांग्रेस का ऑफिशियल जो मतलब एक तरीके से डिवाइड हो जाता है, वो पूरा इसी की वजह से भी हुआ था, तो वहीं देख लेंगे हम उसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Why were the general elections of 1967 called as the political earthquake for Congress? भाई political earthquake क्यों कहा जाता है? So the general elections of 1967 called as the political earthquake for Congress, क्योंकि आप यहाँ पे देखो नेशनल और स्टेट लेवल पे कांग्रेस को बहुत झटका लगा था। कांग्रेस मैनेज टू गेट मेजोरिटी इन द लोकसभा में तो मेजोरिटी मिल गई, लेकिन स्टेट्स के अंदर इनको बहुत कम सीटें मिली, बहुत ज्यादा इनका जो वोट शेयर था वो कम हो चुका था। 1952 के बाद ये फर्स्ट टाइम हो रहा था इनके साथ। द फोर्थ जनरल इलेक्शन हेल्ड इन 1967, और इसमें जवाहरलाल नेहरू जी भी नहीं थे, एज वी ऑल नो दैट ही वाज नो मोर। और कांग्रेस वाज डोमिनेंट पार्टी बिफोर 1967, कांग्रेस का बहुत एक डोमिनेंस मतलब रहा था, बट सिनेरियो वाज लाइकली टू चेंज आफ्टर 1967 इलेक्शन। सिनेरियो बदलने वाला था। बहुत से ऐसे भी पार्टीज थी जो नॉन कांग्रेस पार्टीज थी, वो एक हो चुकी थी, और इनको पता था कि अगर हम अलग अलग रहेंगे, कांग्रेस के अगेंस्ट लड़ेंगे तो हम कभी नहीं जीत पाएंगे। इन्होंने एक अलायंस बनाया, अ बिग अलायंस, ठीक है, जिसको कहा जाता है संयुक्त विधायक दल। ओके, ये याद रखना, ये शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है। कांग्रेस स्टिल मैनेज टू विन इन लोकसभा इलेक्शन बट विद द पुअरेस्ट परफॉर्मेंस एवर। बहुत बुरी परफॉर्मेंस थी। कांग्रेस लोस्ट इन मैनी स्टेट्स, और उनके जो इन्फ्लुएंशियल लीडर्स थे वो भी हार गए। यानी कि जो सिंडिकेट के लीडर्स थे, इन्फ्लुएंशियल लीडर्स। सिंडिकेट क्या था? लीडर्स का एक ग्रुप था कांग्रेस के अंदर जो पुराने एक्सपीरियंस्ड लीडर्स थे। मैनी कांग्रेस लीडर्स लेफ्ट द पार्टी इन ऑर्डर टू ज्वाइन द अदर पार्टी। बहुत से लीडर्स ने कांग्रेस छोड़ी। लोकल पॉलिटिक्स को यहाँ पे मोमेंटम मिलता है। डिफेक्शन एंड कोलिशन का अब टाइम आ चुका था, यानी कि लोग अपनी पार्टीज चेंज कर रहे थे, कोलिशन अलायंस बन रहे थे, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस डिस्पाइट द फैक्ट दैट द अपोजिशन पार्टीज हैड अ टोकन रिप्रेजेंटेशन। भाई नाम का सिर्फ रिप्रेजेंटेशन था, फिर भी एक क्रूशियल रोल उन्होंने कैसे प्ले किया डेमोक्रेटिक कैरेक्टर को मेंटेन करने में इंडिया के। सो सिंपली हमें यहाँ पे अपोजिशन पार्टीज का सिग्निफिकेंस बताना है उस टाइम पे जब कांग्रेस डोमिनेट कर रही थी। So at the time of independence, there were many there were many opposition parties, and after independence it increased. Okay, बहुत सी opposition parties थी, but it gained only token representation in लोक सभा। नाम का सिर्फ रिप्रेजेंटेशन मिला था क्योंकि कांग्रेस के पास बहुत सी सीट्स थी, ठीक है, और उसमें अपोजिशन सिर्फ नाम का ही था। फिर इसमें है, अब कुछ एक्टिविटीज हुई ऐसी। पहला है, दीज अपोजिशन पार्टीज ऑफर्ड सस्टेन एंड प्रिंसिपल्ड क्रिटिसिज्म ऑफ द पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस ऑफ कांग्रेस पार्टी। अब अपोजिशन का काम क्या होता है? क्रिटिक करना, ओके, क्रिटिसाइज करना जो रूलिंग पार्टी है उसको। सो इन्होंने अच्छे से क्रिटिसाइज किया, बैलेंस बनाए रखा डेमोक्रेसी में। इन 1957 इन केरला कांग्रेस वाज डिफीटेड बाय सीपीआई, सीपीआई ने हरा दिया। ओके, बट आफ्टर दैट कांग्रेस ने क्या करा? मिसयूज किया आर्टिकल 356 का, और उसके बाद इसका भी भाई उनको क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा अपोजिशन लीडर्स से। मिसयूज किया था इन्होंने इमरजेंसी को। इन 1950 BJS भारतीय जनसंघ was able to secure 3 seats, and in 1957 it secured 4 seats. The party played the role of opposition, ठीक है, अपोजिशन में भारतीय जनसंघ था, और ये सबसे आगे पार्टी थी जो इंग्लिश को हटा के हिंदी लाना चाहती थी। ओके, और यही चाहते थे कि न्यूक्लियर वेपन हम डेवलप करें। The opposition parties prevented the resentment with the system from turning anti-democratic. यहाँ पे अपोजिशन पार्टीज ने पूरा कंट्रोल बनाए रखा कि एंटी डेमोक्रेटिक ना हो जाए कांग्रेस। These parties also groomed the leaders. यंग सिटीजन्स भी इसमें शामिल हुए इन पार्टीज में, who wanted to shape the India as developed and powerful state, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एग्जामिन द मेजर चेंजेस दैट द कंट्री विटनेस्ड एट द टाइम ऑफ फोर्थ जनरल इलेक्शन इन 1967। सो इसमें हम पढ़ के आ चुके हैं, ये क्वेश्चन इस लैंग्वेज में भी आ सकता है, आपको बताना है। ओके, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगर हम देखें, discuss the major issues which led to the formal split of the Congress party in 1969। अब वीवी गिरी वाला क्वेश्चन इसी में मर्ज हो जाता है, कैसे वो प्रेसिडेंट बनते हैं। सो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने थे 1969 में, क्योंकि डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे प्रेसिडेंट, उनकी डेथ हो जाती है और प्रेसिडेंट की पोस्ट जो है वैकेंट हो जाती है। सो डिस्पाइट मिसिस गांधीज रिजर्वेशंस
द सिंडिकेट, सिंडिकेट क्या था, जो एक्सपीरियंस्ड लीडर्स थे कांग्रेस के, उन्होंने नॉमिनेट कर दिया किसी और को जो कि इंदिरा गांधी के ही अपोनेंट रह चुके थे और लोकसभा के स्पीकर भी थे, एन संजीव रेड्डी। उसको एन संजीव रेड्डी को ऑफिशियल कैंडिडेट बना दिया गया कांग्रेस का प्रेसिडेंट के लिए। अब इस चीज को अपोज किया मिसेस गांधी ने, यानी कि इंदिरा गांधी ने। उन्होंने रिटेलिएशन के लिए यानी कि बदला लेने के लिए अपना एक ऐसा कैंडिडेट उतारा जो कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट था, जिसका नाम है वीवी गिरी। ओके, इंदिरा गांधी ने सिंडिकेट के अगेंस्ट जाके ये काम किया था। सो इंदिरा गांधी ओपनली कॉल्ड फॉर कॉन्शियस वोट विच मेंट दैट यूज MP and MLA from the Congress should be free to vote the way they wanted in this election। और उन्होंने कहा कि MP MLAs जो हैं वो जिसको वोट देना चाहें उसको दे सकते हैं। अल्टीमेटली रिजल्ट ये आता है कि वीवी गिरी की विक्ट्री हो जाती है और वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, इंदिरा गांधी ने उनको खड़ा किया था। संजीव रेड्डी हार जाते हैं जो कि ऑफिशियल कांग्रेस कैंडिडेट थे। अब इसके बाद इंदिरा गांधी वर्सेस सिंडिकेट की जो लड़ाई है वो स्टार्ट हो जाती है। इंदिरा गांधी प्रोजेक्टेड द स्प्लिट एज एन आइडियोलॉजिकल डिवाइड। इंदिरा गांधी मानती हैं कि ये जो कांग्रेस पार्टी के बीच डिवाइड हुआ है ये आइडियोलॉजीज की वजह से हुआ था। ओके, ये सोशलिस्ट और कंजर्वेटिव्स के बीच का डिवाइड था और प्री पुअर और प्रो रिच के बीच का डिवाइड था। ठीक है, क्योंकि वो कहती थी कि मैं तो पुअर्स के साथ हूं और ये सिंडिकेट जो है वो रिच के साथ है। तो ये था। तो इस तरीके से कांग्रेस में स्प्लिट होता है दो भागों में, टू पार्ट्स में कांग्रेस डिवाइड हो जाती है, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर। कांग्रेस ओ जो था, इसको नाम से याद रखना, ओ फॉर ओल्ड यानी कि पुरानी कांग्रेस, सिंडिकेट ने इसको सपोर्ट कर रखा था। कांग्रेस आर यानी कि इंदिरा गांधी ने जिसको सपोर्ट कर रखा था। तो दो कांग्रेस पार्टी बन जाती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक्सेस एनी 3 challenges दैट द कांग्रेस पार्टी हैड टू फेस ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 1964 टू 1971। अब ये चैलेंजेस वाला क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। पहला तो पॉलिटिकल सक्सेशन था, इसको आप पढ़ लेना। ठीक है, नेहरू जी की डेथ हो गई थी, फिर लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ हो गई थी, फिर इंदिरा गांधी वर्सेस मोरारजी देसाई का वो चलता है और ये सब आपको बताना है। एमरजेंस ऑफ नॉन कांग्रेसिज्म, बहुत सी ऐसी नॉन कांग्रेस पार्टीज आ चुकी थी, संयुक्त विधायक दल वगैरह आपने देखा अलायंस होने लगे थे, तो ये भी एक चैलेंज था। स्प्लिट इन द कांग्रेस, ये हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर ही दिया है पीछे। फिर उसके बाद है प्रीवी पर्स, क्या था ये भी आपको पता ही होगा कि जो प्रिंसली स्टेट्स होते थे उनके साथ हमने क्या था कि एक उनको वादा कर रखा था कि हम आपको अलाउ करेंगे कि आप कुछ प्राइवेट प्रॉपर्टी को रिटेन कर सकते हो, रख सकते हो, आपको कुछ मंथली भी हम देते रहेंगे। ठीक है, पैसे वगैरह देते रहेंगे, पेंशन वगैरह। सो ऐसे में ये प्रीवी पर्स था और यही जो दिया जाता था इसको प्रीवी पर्स कहा जाता है। उसके बाद आगे है, एट द टाइम ऑफ एक्सेशन हमारा प्राइमरी एम यही था कि किसी तरीके से इंटीग्रेशन हम कर सकें इनका, प्रिंसली स्टेट्स का। ओके, और उस टाइम पे हमने ये नहीं सोचा था कि प्रिवी पर्स देंगे तो कितने लोग हमें क्या कहेंगे, हमें सिर्फ उनको इंटीग्रेट करना था इंडिया के अंदर। मोरारजी देसाई ने ऐसा बोला कि प्रिवी पर्स को खत्म कर देना, यानी कि इनको पैसे देना और ये उनका जो राइट था एक तरीके से हमने उनको वादा किया था, ये कहीं ना कहीं मॉरली गलत था। ओके, सो द गवर्नमेंट ट्राइड टू ब्रिंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। गवर्नमेंट जो थी उस टाइम पे इंदिरा गांधी ने कोशिश करी कि एक अमेंडमेंट बना के, अमेंडमेंट करके, बदलाव करके जो है कि मतलब इनका प्रिवी पर्स को रोक दिया जाए, पर ऐसा नहीं हो पाया। उसके बाद एक ऑर्डिनेंस ऑर्डिनेंस आता है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया, मना कर दिया। इंदिरा गांधी ने फिर प्रिवी पर्स के इशू को अपने इलेक्शन का इशू बना दिया और पब्लिक सपोर्ट मिला, जिसके बाद में क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में इसको अमेंड कर दिया जाता है और बिल भी पास हो जाता है और प्रिवी पर्स को अबॉलिश कर दिया जाता है। इंदिरा गांधी 1971 में कैसे जीती, या फिर रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस, इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो आपको ये पॉइंट्स मेंशन करने हैं। एक तो इंदिरा गांधी ने नेशनलाइजेशन किया 14 वेल नोन प्राइवेट बैंक्स का, और अबोलिशन ऑफ द प्रिवी पर्स, गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड प्रोडक्ट्स, इसके लिए काफी सपोर्ट मिला, लैंड रिफॉर्म्स के लिए इनको काफी सपोर्ट मिला। और अगर आप यहाँ पे देखोगे गरीबी हटाओ, ये बहुत ही अच्छा इनका स्लोगन था, जिसके बाद इनको बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिला। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि कांग्रेस की जो नॉन कांग्रेस यानी कि जो अपोजिशन पार्टीज थी, जो ग्रैंड अलायंस बना के आ रही थी, संयुक्त विधायक दल, वो जो थे प्राइमरीली टारगेट कर रहे थे इंदिरा गांधी को, उनका पॉलिसी एजेंडा वगैरह कुछ भी नहीं था, तो लोग इसलिए भी उनको वोट नहीं देना चाहते थे। शी फोकस्ड ऑन द ग्रोथ ऑफ पब्लिक सेक्टर। शी कौन है यहाँ पे? इंदिरा गांधी। उन्होंने पब्लिक सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट की जो जितनी भी चीजें हैं उन पे फोकस करा ज्यादा से ज्यादा,
और कैसे वो मतलब इनकम और मतलब इनकम को लेकर जो डिस्पैरिटीज हैं, जो मतलब इनक्वालिटीज हैं, उसको कैसे दूर कर सकती हैं, लैंड रिफॉर्म्स वगैरह पे इन्होंने काम किया। और इट डिपेंडेड मोर ऑन सम सोशल ग्रुप्स, द पुअर, द विमेन, दलित, इन सब के लिए भी गांधी जी ने यानी कि इंदिरा गांधी ने बहुत काम किया। गरीबी हटाओ की पॉलिटिक्स, ये आप पढ़ लेना, मैंने आपको बता दिया है, यही सब इसके अंदर भी लिखा हुआ है। ये सब प्रोग्राम्स की वजह से ओके ही इनको 1971 में मेजोरिटी मिलती है। Describe any two advantages and two disadvantages of coalition government in India. So advantage तो ये है कि मतलब coalition government provides an alternative to form government whenever there is a case of hung parliament. Parliament अगर कभी रुक जाता है तो ऐसे में हमारे पास एक alternative रहता है। और it gives small and regional parties to have opportunities to representation in government. जो small parties हैं उनको भी यहाँ पे कहीं ना कहीं opportunity मिलती है। तीसरा, बहुत ज़्यादा इसमें अगर आप देखोगे कि मतलब बहुत ही मतलब ऑनेस्टली यहाँ पे काम आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आप और लोगों के साथ भी काम कर रहे होते हो तो आप भाई किसी से धोखा नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा होती है। डिसएडवांटेज की बात करें तो इनस्टेबल गवर्नमेंट होती है, कभी भी कोई अपना अगर सपोर्ट वापस ले ले तो वो गवर्नमेंट वहीं पे कोलैप्स हो जाएगी। इट रिड्यूसेस द क्रेडिबिलिटी ऑफ पीएमसीएम, पीएमसीएम किसी काम के नहीं रहते, क्योंकि अगर किसी पार्टी ने अपना सपोर्ट वापस ले लिया, सरकार या गवर्नमेंट अगर वहां पे डिसॉल्व हो जाती है तो भाई किस काम का कोalition गवर्नमेंट। अब हमारा अगला चैप्टर है डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस, ठीक है। इसको ध्यान से समझते हैं क्या है, तो आगे बढ़ते हैं। इमरजेंसी जो हमारे देश में लगाई गई थी 75 के टाइम पे, इसको पूरा यहाँ पे मतलब चैप्टर में दिखाया गया है। सो एनालाइज द ग्रेव क्राइसिस दैट कंपेल्ड द गवर्नमेंट टू इम्पोज अ स्टेट इमरजेंसी इन द कंट्री। क्यों इमरजेंसी लगाई? सो जो अपोजिशनल पार्टीज थी इंदिरा गांधी के अपोजिशन में, जयप्रकाश नारायण जो थे वो चाहते थे कि इंदिरा गांधी रिजाइन करे। उन्होंने डिमॉन्स्ट्रेशन किया, प्रोटेस्ट करी रामलीला ग्राउंड के अंदर दिल्ली के 1975 में, उनको मैसिव सपोर्ट मिला। जयप्रकाश नारायण अनाउंस्ड अ नेशन वाइड सत्याग्रह, उन्होंने सत्याग्रह के लिए भी सभी को बुलाया, रिजाइन करें ताकि इंदिरा गांधी, उन्होंने बोला कि कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय बात ना माने इंदिरा गांधी की। दिस टू थ्रेटन टू ब्रिंग द एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट टू स्टैंड स्टिल, गवर्नमेंट की जो एक्टिविटीज होती हैं वो भी कुछ समय के लिए रुकने लगी, और इसी तरीके से डिमॉन्स्ट्रेशंस वगैरह चलते रहे, और कांग्रेस की कंडीशन खराब होने लगी, कंट्री जो थी वो कांग्रेस के अगेंस्ट आ गई थी। इन द रिस्पॉन्स गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दी भाई इमरजेंसी, और वो भी ऐसी इमरजेंसी पूरे देश की। ये एक मिसयूज था पावर का, ओके। यहाँ पे कोई इतनी ज्यादा कंडीशन नहीं थी कि कोई आर्म रिबेलियन हो रहा हो या आर्म मतलब विद आर्म्स के साथ कुछ ऐसा हो रहा हो, लेकिन इंदिरा गांधी ने क्या करा, आर्टिकल 352 कॉन्स्टिट्यूशन का यूज करा और इंटरनल डिस्टरबेंस बताते हुए इमरजेंसी लगा दी। अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस आर्टिकल गवर्नमेंट को डिक्लेयर अ स्टेट इमरजेंसी, अगर कोई एक्सटर्नल थ्रेट होता है या इंटरनल डिस्टरबेंस होती है तो ही ये लगाई जाती है इमरजेंसी। सो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि काफी ज्यादा मतलब ये प्रॉब्लम आ गई थी कि इमरजेंसी का एक तरीके से पूरे सर्कमस्टेंसेस बन गए थे जब ही हमने लगाई। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फाइंडिंग्स ऑफ शाह कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड आफ्टर द एंड ऑफ इमरजेंसी ऑफ 1975। तो ये शाह कमीशन बनाई गई थी जिसको काम दिया गया था कि इमरजेंसी के टाइम पे जितनी भी गलत चीजें हुई थी उसके लिए एक रिपोर्ट तैयार करो। सो इन मई 1977 द जनता पार्टी गवर्नमेंट, आपको पता है ना 77 में जनता पार्टी गवर्नमेंट आती है, इन्होंने शाह कमीशन को अपॉइंट किया। और इंक्वायरी जो थी मतलब अगर आप यहाँ पे देखोगे कि जो सारे जो इनके हेड थे उनका नाम था जस्टिस जेसी शाह, इसीलिए इसको शाह कमीशन कहा जाता है इनके नाम से। जेसी शाह जो थे वो रिटायर्ड चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के, और इट वाज अपॉइंटेड टू लुक इनटू द मिसयूज ऑफ अथॉरिटी बाय गवर्नमेंट। जो अनएथिकल प्रैक्टिसेस थी जैसे कि झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ा जाना, फोर्स्ड स्टेरिलाइजेशन और बहुत सी ऐसी चीजें थी, जेल वगैरह में डाला गया था कईयों को, बेगुनाहों को। सो इसकी इंक्वायरी लेना और सारा जो भी डेटा था उसको इकट्ठा करने के लिए ये बनाया गया था कमीशन, शाह कमीशन। अब इन्होंने क्या फाइंडिंग्स अपनी बताई, पहला है इट फाउंड आउट दैट प्रिवेंटिव डिटेंशन वाज वाइडली यूज्ड बाय द गवर्नमेंट। भाई डिटेंशन बहुत यूज हुआ था, पुलिस वालों को बुला के और किसी को भी गिरफ्तार करवा देते थे। 1,11,000 आर्बिट्री अरेस्ट, ठीक है, गलत तरीके से लगभग लाखों लोगों को अरेस्ट करवाया गया गवर्नमेंट के द्वारा।
न्यूज़पेपर वर आस्क्ड टू गेट परमिशन बिफोर पब्लिशिंग एनी मैटर, न्यूज़पेपर्स को कह दिया गया कुछ भी पब्लिश करने से पहले परमिशन लो। ओके, इन दिल्ली लेफ्टिनेंट गवर्नर जो एलजी होता है, एलजी ऑर्डर्ड जनरल मैनेजर ऑफ दिल्ली पावर सप्लाई टू कट ऑफ द पावर सप्लाई ऑफ न्यूज प्रेस टिल दे एस्टेब्लिश सेंसरशिप अपॉर्चस। सो इन्होंने ऐसा बोला कि मतलब जितनी पावर सप्लाई है जो प्रेस वालों की, न्यूज़पेपर वालों की, वो काट दो जब तक उनको पूरी मतलब एक तरीके से जो परमिशन ना मिले, जब तक वो कुछ भी प्रिंट ना कर पाए। झुग्गी झोपड़ी वर फोर्सफुली रिलोकेटेड इन द बैरन एरिया ऑफ दिल्ली एंड पीपल वर फोर्सफुली स्टीरलाइज्ड। भाई नसबंदी चल रही थी, झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ा जा रहा था, वहां से लोगों को हटाया जा रहा था। अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड जनता पार्टी मेक द 1977 इलेक्शंस इनटू अ रेफरेंडम ऑन द इमरजेंसी इम्पोज्ड इन 1975। रेफरेंडम आप समझते ही हैं। सो ये जो इलेक्शन का रिजल्ट था, ये क्या लोगों का रेफरेंडम था कि जनता पार्टी को जितवा दिया? यस, 1975 में कांग्रेस पार्टी ने इतना ज्यादा मिसयूज किया कि लोग भी परेशान थे, और जनता पार्टीज कैंपेन फोकस्ड ऑन द नॉन डेमोक्रेटिक कैरेक्टर ऑफ द रूल एंड द वेरियस एक्सेसेस दैट टुक प्लेस ड्यूरिंग दिस पीरियड। जनता पार्टी ने पूरा फोकस अपना इसी पे रखा, लोगों को बताया कि नॉन डेमोक्रेटिक पार्टी है कांग्रेस। So in the backdrop of arrest of thousands of persons and the censorship of the press, the public opinion was against the Congress। ठीक है, तो और क्या था? जयप्रकाश नारायण who led the party became the popular symbol of the restoration of democracy। जयप्रकाश नारायण जो थे, उनको डेमोक्रेसी को रिस्टोर करने के लिए उनका एक पॉपुलर सिंबल वो बन चुके थे। ठीक है, फेमस हो गए थे बहुत ज्यादा। द पार्टी इंश्योर्ड दैट नॉन कांग्रेस वोट्स वुड नॉट बी डिवाइडेड। ओके, इन्होंने ये भी मतलब चाहा कि जो नॉन कांग्रेस वोट्स हैं वो भी डिवाइड नहीं होने चाहिए। सो क्या होता है, इस तरीके से ये पूरा चलता है। फिर द अपोजिशन टू इमरजेंसी कुड कीप द जनता पार्टी टुगेदर ओनली फॉर अ वाइल। अब जनता पार्टी की गवर्नमेंट तो बन गई पर कुछ ही टाइम के लिए चली। ऐसा क्यों था? बिकॉज इनके पास क्या था कि एक ही पार्टी में अलग अलग आइडियोलॉजीज वाले लोग थे, इनके एजेंडाज अलग अलग थे, और इनके पास तो कुछ ऐसे भी थे कि जो एजेंडा लेस लोग थे। ओके, जो कॉमन पार्टी मतलब कॉमन एजेंडा होता है, इनके पास कुछ अलग नहीं था। कांग्रेस ने तो अपना एजेंडा बना रखा था, गरीबी हटाओ का एजेंडा था, बहुत सा लैंड रिफॉर्म्स का एजेंडा था, इनके पास कुछ भी नहीं था। इनका टारगेट था बस इंदिरा गांधी को हटाना है। सो डिसएग्रीमेंट कुड नॉट मेंटेन द स्टेबिलिटी फॉर अ लॉन्ग टाइम। काफी डिसएग्रीमेंट था तो स्टेबिलिटी कैसे रहेगी भाई? सो इट कोस इट्स पोजीशन आफ्टर अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, और इन 1980 अगेन इलेक्शंस वर हेल्ड एंड जनता पार्टी लॉस्ट इट्स पोजीशन। और दोबारा जब इलेक्शन होते हैं तो जनता पार्टी हार जाती है, कांग्रेस अच्छी नंबर ऑफ सीट से जीत जाती है लोकसभा में। द पार्टी लैक्ड डायरेक्शंस, कोई लीडरशिप नहीं थी अच्छी, कोई डायरेक्शंस नहीं थी, कॉमन प्रोग्राम कोई नहीं था, एजेंडा कोई नहीं था। जनता पार्टी कोई भी ऐसी पॉलिसीज अलग से नहीं लेके आई थी जैसे कि कांग्रेस लेके आ रही थी। जनता पार्टी में भी स्प्लिट हो चुका था, और मोरारजी देसाई वाली जो ये पार्टी थी, इसकी मेजोरिटी चली जाती है लेस देन 18 मंथ्स के अंदर। एनालाइज एनी 3 लेसन्स लर्नड फ्रॉम द इमरजेंसी ऑफ 1975। हमने इमरजेंसी से क्या लेसन्स लिए? ओके, क्या चीजें सीखी हमने? सो डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन्ड इन इंडिया। सो इमरजेंसी के बाद हमारी डेमोक्रेसी और अच्छी हो गई, क्योंकि जितना मिसयूज हुआ था हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल उनका, ठीक है, चीजों का, वो सारी हमारी डेमोक्रेसी को एक तरीके से ब्लैक डे कहा जाता है इंडियन डेमोक्रेसी का। सो इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला था। इट ब्रॉट आउट सम ambiguities regarding the emergency provision in the constitution that have been rectified since by the 44th amendment। internal emergency can be proclaimed only on the grounds of armed rebellion and external aggression। अब emergency ऐसे नहीं लगा सकते थे आपकी कुछ भी कह के लगा दोगे। अब आप अगर आर्म्ड रेबेलियन का सामना कर रहे हो, अगर हथियारों के साथ जनता आपका विरोध करती है, तो ही आप इमरजेंसी का यूज करोगे। और ये भी जरूरी था कि एडवाइस टू प्रेसिडेंट टू प्रोक्लेम इमरजेंसी मस्ट बी गिवन इन राइटिंग बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लिखित में देंगे, रिटर्न में देंगे प्रेसिडेंट को एडवाइस, तो ही ये हो पाएगा आगे। द इमरजेंसी मेड एवरीवन मोर अवेयर ऑफ द वैल्यू ऑफ सिविल लिबर्टीज। जो हमारे सिविल लिबर्टीज और जो हमारे जो नॉर्मल राइट्स होते हैं, उनके लिए लोग और अवेयर हो गए। The courts too have taken an active role after the emergency in protecting the civil liberties of the individuals, and many civil liberties organizations came up after this experience। ठीक है, बहुत सी organizations भी अब आ चुकी थी।
What were the consequences of the emergency? इमरजेंसी के consequences क्या थे? पहला था सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, इमरजेंसी के बाद सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ गई। फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन्स वर सस्पेंडेड, यस फंडामेंटल राइट्स हमारे सस्पेंड हो गए थे। न्यूज़पेपर्स लाइक इंडियन एक्सप्रेस, स्टेट्समैन, ठीक है, ये क्या था कि भाई सेंसरशिप लगा दी इनके ऊपर और बैन कर दिया था इनको, प्रेस को ही बैन कर दिया था, इनका पावर कट कर दिया जाता था। सो ये हो जाएगा। मैनी नॉन राइटर्स रिटर्न द नेशनल प्रेस्टिजियस अवार्ड्स इन प्रोटेस्ट, जो जाने माने राइटर्स थे उन्होंने जो अवार्ड्स लिए थे वो उन्होंने रिटर्न कर दिए। अ लार्ज नंबर ऑफ लीडर्स एंड वर्कर्स ऑफ द अपोजिशन पार्टीज वर अरेस्टेड, बहुत से लाखों लोगों को अरेस्ट करा, डिटेन किया, बहुत से लीडर्स अंडरग्राउंड हो गए। बहुत से ऐसे भी ऑर्गेनाइजेशंस थे जैसे कि आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जमात ए इस्लामी, इसको भी बैन कर दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा। प्रोटेस्ट, स्ट्राइक एंड पब्लिक एग्रीगेशंस वर आल्सो डिसअलाउड, प्रोटेस्ट करना भी मना कर दिया गया, स्ट्राइक भी नहीं हो सकती थी। द गवर्नमेंट मेड एक्सटेंसिव यूज ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन, भाई डिटेंशन तो इतना ज्यादा हो रहा था, पकड़ पकड़ के पुलिस ले जा रही थी। अमेंडमेंट द 42nd, ओके, जो 42वां अमेंडमेंट था ये काफी कंट्रोवर्शियल है, ये भी इसी टाइम पे पास किया गया था इमरजेंसी के टाइम पे। Privilege, the elections of prime minister, president and vice president could not be challenged in the court, ऐसा भी हो गया। टेन्योर को बढ़ा दिया गया, 5 से 6 साल कर दिया भाई। तो इतना सब तो हुआ था हमारे, ये मतलब कॉन्सिक्वेंसेस है इमरजेंसी के। एनालाइज द सर्कमस्टेंसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ अ स्टेट इमरजेंसी, ये हमने पीछे हमने पढ़ लिया है, उसमें 2 पॉइंट और ऐड कर लेना, बिहार गुजरात मूवमेंट का और नक्सलाइट एक्टिविटीज भी होने लगी थी, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब आप डाल सकते हो। एक्सप्लेन द 3 डेमोक्रेटिक अपसर्जेस दैट एमर्ज्ड इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये क्वेश्चन आ सकता है, नया टॉपिक है, ध्यान से समझना। सो जब पीपल, लोगों का पार्टिसिपेशन इंक्रीज होता है, इसी को हम डेमोक्रेटिक अपसर्ज कहते हैं, ठीक है। लोगों का जब पार्टिसिपेशन बढ़ता है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के अंदर तो ये डेमोक्रेटिक अपसर्ज कहलाता है। ऐसा हमारे इंडिपेंडेंस के बाद 3 बार हुआ है, 3 डेमोक्रेटिक अपसर्ज आए हैं। अब ये कौन कौन से थे आपको बताता हूं। द फर्स्ट डेमोक्रेटिक अपसर्ज, ये जो है हमारा कुड बी एट्रीब्यूटेड फ्रॉम द 1950s टिल 1960s, इसके बीच में ये पहला अपसर्ज होता है। अब इसमें क्या है, इंडियन एडल्ट वोटर्स जो थे उन्होंने पार्टिसिपेशन दिखाया, ओके, इंडियन एडल्ट वोटर्स जो थे उन्होंने पार्टिसिपेशन दिखाया। सो पॉलिटिक्स जो थी वो सेंटर लेवल पे हो स्टेट लेवल पे हो, दोनों में ही इंडियन एडल्ट वोटर्स ने अपना पार्टिसिपेशन दिखाया। सो पहले अपसर्ज में याद रखना एडल्ट वोटर्स का पार्टिसिपेशन ज्यादा था। और क्या है, falsifying the western myth that the success of democracy requires modernization, urbanization, education and access to media. The successful holding of elections to both Lok Sabha and legislative assemblies all across states on the principle or parliamentary democracy were the testimony of India's first democratic upsurge. माना जाता था कि सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज जो ज्यादा एजुकेटेड है, मॉडर्नाइज है, वहीं पर ही डेमोक्रेसी आ सकती है, इलेक्शंस हो सकते हैं, पर हमने इस चीज को गलत साबित करते हुए इंडिया का जो पहला डेमोक्रेटिक अपसर्ज था जहां पे एडल्ट जो वोटर्स थे इतने ज्यादा उन्होंने अपने पार्टिसिपेशन को दिखाया, सो ये हमारा फर्स्ट डेमोक्रेटिक अपसर्ज हम कह सकते हैं। आई होप समझ में आया होगा। सेकंड वाला देख लेते हैं। सो ड्यूरिंग द 1980s द इंक्रीजिंग पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ऑफ द लोअर क्लास, अब यहाँ पे क्या है पहले वाले में तो एडल्ट वालों का पार्टिसिपेशन था, अब इस वाले में सेकंड अपसर्ज में क्या होता है कि जो लोअर क्लास थी सोसाइटी के अंदर जैसे कि SC ST OBC, इनका जो था पार्टिसिपेशन ज्यादा हो गया था। सो सेकंड वाले में याद रखना जो SC ST OBC का पार्टिसिपेशन बढ़ गया था। और although this upsurge has not made any major change in the standard of living of these classes, कोई स्टैंडर्ड में इनके चेंज नहीं आया, लेकिन इनका पार्टिसिपेशन बढ़ा था। उसके बाद क्या है, तीसरा डेमोक्रेटिक अपसर्ज कब आता है ये देख लो। द एरा ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, LPG 1990s के बाद का ये टाइम है, ठीक है, 1990 के बाद ही होता है जब हमने ग्लोबलाइजेशन की दुनिया में कदम रखा। सो ये थर्ड डेमोक्रेटिक अपसर्ज का टाइम था। और इसमें क्या था द थर्ड डेमोक्रेटिक अपसर्ज रिप्रेजेंट्स अ कॉम्पिटिटिव इलेक्टोरल मार्केट विच इज बेस्ड ऑन
based not on the principle of survival of the best but rather the survival of the ablest. इसमें क्या है, इट अंडरलाइंस थ्री शिफ्ट्स इन इंडियाज इलेक्टोरल मार्केट, फ्रॉम स्टेट टू मार्केट, फ्रॉम गवर्नमेंट टू गवर्नेंस, फ्रॉम स्टेट टू कंट्रोलर टू स्टेट एज फैसिलिटेटर. सो इस तरीके से ये था. मोर ओवर द थर्ड डेमोक्रेटिक अपसर्ज सीक्स टू प्रमोट द पार्टिसिपेशन ऑफ यूथ. यहाँ पे यूथ का पार्टिसिपेशन ज्यादा था. ओके, यूथ यानी कि जो युवा लोग हैं उनका पार्टिसिपेशन ज्यादा बढ़ा, और इस तरीके से ये रियल गेम चेंजर्स बन के किस तरीके से आए, और इस तरीके से मतलब आप इसमें बताओगे. सो ये हो जाएगा. अब हमारा एक और एडिट टॉपिक का क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन पंडित दीनदयाल उपाध्याय एंड इंटीग्रल ह्यूमनिज्म. सो इसमें आप क्या बताओगे. पंडित दीनदयाल उपाध्याय वॉज अ फिलोसफर, सोशियोलॉजिस्ट, इकोनॉमिस्ट, ठीक है, एंड पॉलिटिशियन. तो ये आप इनके बारे में बताओगे. द फिलोसफी, जो इनकी फिलोसफी है वो कहा जाता है उसको इंटीग्रल ह्यूमनिज्म. ओके, अब ये थोड़ा सा आप इसको देखोगे थोड़ा टफ है, लेकिन मैं आपको कोशिश करूंगा समझा दूं. which was intended to present an indigenous socio-economic model in which human being remains at the center of development. ये कहते हैं कि जो human beings हैं वो ही center हो development का. ओके, ऐसा बताते हैं. The aim of integral humanism is to ensure dignified life. सभी को एक dignified life मिले. ओके, और उनकी जो बैलेंसिंग जो नेसेसिटीज एंड नीड्स हैं वो मिले सभी को सोसाइटी में. इट सपोर्ट्स सस्टेनेबल कंजप्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको हम सस्टेनेबली यूज करें ताकि आने वाली जनरेशन्स को भी मिल सके, ऐसा बताया जाता है. सो ये आप बताओगे, ठीक है. और ये इकोनॉमिक और सोशल डेमोक्रेसी फ्रीडम को भी ये लोग बढ़ावा देते हैं, ठीक है, मतलब पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने अपने इसमें बताया है. द फिलोसफी ऑफ इंटीग्रल ह्यूमनिज्म इज बेस्ड ऑन द थ्री प्रिंसिपल्स. तीन प्रिंसिपल पे ये बेस्ड है इनकी फिलोसफी. पहला है प्राइमेसी ऑफ होल नॉट पार्ट. सभी का भला हो, किसी एक अकेले का ना भला हो. सुप्रीमेसी ऑफ धर्मा, ऑटोनमी ऑफ सोसाइटी. ये हो जाएगा. सो पंडित दीनदयाल उपाध्याय अपोज्ड बोथ वेस्टर्न. वेस्टर्न में क्या है, कैपिटलिस्ट इंडिविजुअलिज्म है, ओके, और मार्क्सिस्ट सोशलिज्म है. ये दो तरीके की आइडियोलॉजी तो आपको पता ही होगी, ठीक है. सो अकॉर्डिंग टू दीनदयाल उपाध्याय, कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट आइडियोलॉजीज ओनली कंसीडर्ड द नीड्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी एंड माइंड. ये सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बॉडी की नीड्स और माइंड की नीड्स को ही बताते हैं. सो दे आर बेस्ड ऑन मटीरियलिस्टिक पर्पस. ये मटीरियलिस्टिक पर्पस पे बेस्ड हैं. whereas spiritual development is equally considered important for the complete development of human being. हमारा spiritual development भी होना चाहिए जो कि कैपिटलिज्म और सोशलिज्म दोनों में नहीं है. so basing his philosophy on the internal conscience, ठीक है, pure human soul to be called चिट्टी, दीनदयाल उपाध्याय envisaged a classless, casteless and conflict free social system. ये चाहते थे कि क्लास ना हो, कास्ट ना हो, कॉन्फ्लिक्ट फ्री हमारी सोसाइटी हो. सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा. अब आ सकता है राम मनोहर लोहिया जी का, ये भी एडिट टॉपिक है, नया देख लेते हैं इसको. राइटर नोट ऑन राम मनोहर लोहिया एंड सोशलिज्म. सो राम मनोहर लोहिया हैज बीन वन ऑफ द मेन प्रोपोनेंट्स ऑफ सोशलिज्म इन इंडिया. सोशलिस्ट थे भाई ये. ही championed the idea of democratic socialism while associating his socialism with democracy. Lohia considered both capitalism and socialism equally irrelevant of Indian society. ये कहते थे इंडियन सोसाइटी के लिए ये कैपिटलिज्म और सोशलिज्म दोनों irrelevant है. His principle of democratic socialism has two objectives. अब इनका जो प्रिंसिपल है वो है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का, और इनके दो ऑब्जेक्टिव हैं जो कि हैं द इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव इन फॉर्म ऑफ फूड एंड हाउसिंग. ठीक है, आपको इसमें क्या मिलेगा कि खाना और रहना ये सब मिले लोगों को. नॉन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव जो है वो है डेमोक्रेसी और फ्रीडम, ये सभी को मिलना चाहिए. तो ये हो जाएगा. लोहिया एडवोकेटेड चौबुर्जी राजनीति, ठीक है, चतुर्भुर्जी राजनीति भी कहा जाता है इसको, इन विच ही ओपन्स 4 पिलर्स ऑफ पॉलिटिक्स, ठीक है, एज वेल एज सोशलिज्म. 4 पिलर्स इन्होंने बताए हैं, सेंटर, रीजन, डिस्ट्रिक्ट, विलेज. ये सारे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ऐसा इन्होंने बताया. सेंटर, रीजन, डिस्ट्रिक्ट, विलेज. सो गिविंग कंसिडरेशन टू अफर्मेटिव एक्शन, Lohia argued that the policy of affirmative action should not only be for the downtrodden
बट ऑल्सो फॉर द वीमेन एंड द नॉन रिलीजियस माइनॉरिटीज, इनके लिए भी भला होना चाहिए भाई। बेस्ड ऑन द प्रीमाइज ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एंड चौबुर्जा राजनीति, लोहिया सपोर्टेड अ पार्टी ऑफ सोशलिज्म, सोशलिस्ट ये ज्यादा थे, सोशलिज्म को इन्होंने प्रमोट किया। तो इस तरीके से आप इसमें बता सकते हो। द पार्टी और सोशलिज्म अकॉर्डिंग टू लोहिया शुड हैव थ्री सिंबल्स, स्पेड, ठीक है, वोट एंड प्रिजन, यानी कि प्रिपेयर टू मेक एफर्ट्स, एफर्ट्स करो, पावर ऑफ वोटिंग, और विलिंगनेस टू मेक सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस करो, ये हो जाएगा इनका। अब एक क्वेश्चन और है एडिड है ये भी भाई, जेपी नारायण जी एंड टोटल रेवोल्यूशन। सो जेपी नारायण जी बहुत फेमस हैं उनके कंट्रीब्यूशंस के लिए, फाइट अगेंस्ट करप्शन के लिए, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटेरियन सोशलिज्म एंड चैंपियनिंग ऑफ टोटल रेवोल्यूशन। टोटल रेवोल्यूशन के लिए इनको जाना जाता है। जयप्रकाश नारायण वॉज द फर्स्ट लीडर इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, आजादी के बाद ये पहले नेता थे हु अंडरटुक अ टायरेड अगेंस्ट करप्शन थ्रू द पार्टिसिपेशन ऑफ यूथ, जिन्होंने गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किए, डिमॉन्स्ट्रेशंस किए यूथ के साथ मिलकर, खासकर गुजरात और बिहार के अंदर। ही एडवोकेटेड द ऑफिस ऑफ लोकपाल अगेंस्ट करप्शन, इन्होंने बोला कि लोकपाल का ऑफिस हो, करप्शन ना हो। हिज प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटेरियन सोशलिज्म व्यूज इंडिया एज अ सोसाइटी ऑफ कम्युनिटीज, ये कहते हैं कि इंडिया कम्युनिटीज की सोसाइटी है। ओके, लेयर्स में है यहाँ पे, कम्युनिटी, रीजन एंड राष्ट्र, इस तरीके से इन्होंने लेयर बना दी हमारे इंडिया की। सो ये हो जाएगा। उसके बाद आगे है बेस्ड ऑन द अबव प्रिंसिपल्स, ठीक है, इस तरीके से जयप्रकाश नारायण एडवोकेटेड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिविजुअल, सोसाइटी एंड स्टेट थ्रू हिज कॉल फॉर टोटल रेवोल्यूशन, ये बदलाव लाना चाहते थे। हिज कॉल फॉर टोटल रेवोल्यूशन सॉट टू कल्चरल रेवोल्यूशन हो, मॉरल रेवोल्यूशन हो, इकोनॉमिक रेवोल्यूशन हो, पॉलिटिकल रेवोल्यूशन हो, एजुकेशनल रेवोल्यूशन हो, इकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो, और हिज पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन इंक्लूडेड द राइट टू रिकॉल द इम्पोर्टेंस ऑफ विलेज मोहल्ला, ओके, और एंड हिज कॉल फॉर ऊपर के लोग टू ज्वाइन द पॉलिटिकल स्ट्रगल फॉर अ क्लीन पॉलिटिक्स इन द कंट्री, ये सब ये बताते थे। द एसेंस फॉर ट्रांसफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू जयप्रकाश नारायण रिवॉल्व्स अराउंड मैन हु कुड बी द रियल कैटलिस्ट ऑफ चेंज इन इंडिया। सो ये लोगों को जोड़ना चाहते थे, रेवोल्यूशन लाना चाहते थे, काफी रेवोल्यूशनरी ये मतलब एक लीडर थे। एक्सप्लेन द रीजंस फॉर स्टूडेंट्स मूवमेंट ऑफ 1974, बिहार के अंदर जो था स्टूडेंट मूवमेंट, उसके रीजंस क्या थे, जयप्रकाश नारायण का रोल क्या था इसमें। सो तीन रीजंस थे यहाँ पे जो मूवमेंट हो रहे थे। पहला है फूड ग्रेन्स का प्राइस काफी राइज हुआ, फूड स्केर्सिटी, ओके, और अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, बहुत ज्यादा था, करप्शन बहुत ज्यादा था, ये रीजंस थे। अब जयप्रकाश नारायण ने क्या करा कि कांग्रेस गवर्नमेंट के डिसमिसल, रिजाइन ऑफ मिसेस गांधी, इसके लिए इन्होंने प्रोटेस्ट करे, और रिवोल्यूशन के लिए इनको जाना ही जाता है, टोटल रिवोल्यूशन के लिए इन्होंने सबको बुलाया, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और हर तरीके से एक मतलब जो है रिवोल्यूशन लाने की इन्होंने कोशिश करी, और ये चाहते थे कि ये बिहार का मूवमेंट अदर पार्ट्स तक भी जाए कंट्री के। अब हमारा लास्ट चैप्टर है इंडियन पॉलिटिक्स, ट्रेंड्स एंड डेवलपमेंट्स, इसके बाद हमारी ये वन शॉट वीडियो खत्म हो जाएगी। तो आइए देखते हैं आगे। डिस्क्राइब डेवलपमेंट्स विटनेस्ड बाय इंडिया आफ्टर 1990, क्या क्या डेवलपमेंट्स हमने विटनेस करे, या फिर इंपॉर्टेंट चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडियन पॉलिटिक्स ड्यूरिंग द 1990s। तो इसमें अगर मैं आपको बताऊं, एक तो कांग्रेस पार्टी जो है वो हार जाती है 1989 के बाद। कांग्रेस वॉन 415 सीट्स इन द लोकसभा इन 1984 एंड ओनली 197 इन 1989। सो आप देख रहे हो कितना डिफरेंस है, 415 से सीधा 197 पे आ गई कांग्रेस। सो यहाँ से क्या होता है कि पॉलिटिकल जो इसका एरा था कांग्रेस के डोमिनेंस का, वो खत्म हो गया कांग्रेस सिस्टम का। द कांग्रेस इंप्रूव्ड इट्स परफॉर्मेंस एंड केम बैक टू पावर सून आफ्टर द मिड टर्म इलेक्शंस, फिर उसके बाद कांग्रेस इंप्रूव करके वापस पावर में आती है। और इसी टाइम पे मंडल इशू भी राइज होता है नेशनल पॉलिटिक्स के अंदर, जो कि ओबीसी के लिए, जो बैकवर्ड क्लासेस थे उनके लिए रिजर्वेशन की बात ये उठाते हैं, इसको मंडल इशू भी कहा जाता है। राजीव गांधी जी का असैसिनेशन हुआ, उनको मार दिया गया। सो ये भी एक तरीके से एक चैलेंज था। द इकोनॉमिक पॉलिसीज, हमने इकोनॉमिक पॉलिसीज इसी टाइम पे अडॉप्ट करी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन इसी टाइम पे आया। और डेमोलिशन ऑफ द बाबरी मस्जिद, बाबरी मॉस्क का डिमोलिशन होता है, अयोध्या डिस्प्यूट भी इसको कहते हैं। फिर है वाई मंडल कमीशन वॉज सेटअप, मंडल कमीशन क्यों बनाया गया, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे।
So it was set up to investigate the extent of educational and social backwardness among various sections of Indian society. इनको इन्वेस्टिगेट करना था, सोसाइटी जो है इंडियन सोसाइटी उसमें क्या एजुकेशनल स्टेटस है लोगों का, जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनका. सो इट वॉज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू गिव इट्स रिकमेंडेशंस. और कैसे बैकवर्डनेस को खत्म किया जा सकता है, इनकी रिकमेंडेशंस चाहिए थी. सो यहाँ पे जो मंडल कमीशन है, ठीक है, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, आप अगर यहाँ पे देखोगे इनका नाम था. सो इनकी जो रिकमेंडेशन थी वो ये थी कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में और एम्प्लॉयमेंट्स में इनको थोड़ा रिजर्वेशन दिया जाए, ये बात कही गई. So this was the second time since independence that the government had appointed ऐसे कोई कमीशन बनाई थी. ठीक है. सो बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल थे इसके चेयरपर्सन, मैंने आपको बता दिया है. मंडल कमीशन ने बताया 27% रिजर्वेशन देना चाहिए ओबीसीज को गवर्नमेंट जॉब्स में और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में. और ये भी बताया गया लैंड रिफॉर्म्स वगैरह भी किए जाने चाहिए. और 1990 में क्या था, नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट जो आई हमारी इंडिया में, उन्होंने ये बोला कि ओबीसीज को जॉब्स में और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन दे देंगे. कोalition गवर्नमेंट इज अ बेन और बून, वरदान है या अभिशाप है, ये हमें बताना है. सो कोalition गवर्नमेंट कैसे एक बून है, ये हमें बताना है. सो यार ये मैंने आपको कोalition गवर्नमेंट वाला पीछे बता दिया है चैप्टर में, तो आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए इस क्वेश्चन के अंदर. और ये बेन भी है क्योंकि अनस्टेबल गवर्नमेंट होती है, और सीएम पीएम ये है ना, इनकी क्रेडिबिलिटी कम हो जाती है, कभी भी सपोर्ट वापस लेके गवर्नमेंट गिर सकते हैं, ये हमने कर लिया है. व्हाट इज अयोध्या डिस्प्यूट, भाई ये तो सभी जानते हैं. हिंदू बिलीव दैट, जो हिंदूज लोग हैं वो मानते हैं कि 16वीं सेंचुरी में एक मॉस्क जो था, ठीक है, वो एक राम भगवान के मंदिर को तोड़ के बनाया गया था. ये फिर कोर्ट का केस बन गया और ये कई डिकेड्स तक चलता रहा. 1992 में बहुत से लोग कंट्री के इकट्ठा हो गए अयोध्या में और उन्होंने आके मॉस्क को डिमोलिश कर दिया, तोड़ दिया. ये फिर क्लैश हुआ, हिंदू मुस्लिम के बीच लड़ाइयाँ हुई, मुंबई में भी हुई, अलग अलग जगह पे हुई. लेकिन अगर आप देखोगे कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में बता दिया जजमेंट में अपनी कि भाई मतलब जो श्री राम विराजमान हैं, जो रामलला हैं वो वहीं पे रहेंगे. और मतलब एक तरीके से एक अलग साइट दे दी गई मस्जिद बनाने के लिए, लेकिन उस जगह पे मंदिर बना और वो बन रहा है अभी भी. ठीक है, ये हो जाएगा. व्हाट इज शाहबानो केस, शाहबानो एक 62 ईयर ओल्ड मुस्लिम वीमेन थी जिसका डिवोर्स हो गया था, और उसने केस फाइल किया था अपने हस्बैंड के ऊपर क्योंकि उनको सपोर्ट नहीं मिल रही थी, उससे मेंटेनेंस के लिए पैसे नहीं दे रहा था वो. सुप्रीम कोर्ट ने इनके फेवर में सुनाया अपना जो डिसीजन था. ऑन द डिमांड ऑफ सम मुस्लिम लीडर्स द गवर्नमेंट पास द मुस्लिम वीमेन मतलब एक्ट. यहाँ पे मुस्लिम लीडर्स जो थे वो गुस्सा हो गए, उन्होंने गवर्नमेंट को फोर्स किया कि एक एक्ट बनाओ. सो इन्होंने मुस्लिम विमेन एक्ट बनाया. ठीक है. और यहाँ पे क्या था कि भाई बुरा हुआ बहुत, ये जो तलाक वाला और उसके बाद का सीन था, अब इसके बाद ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता था, विमेन्स के लिए बुरा था. सो विमेन ऑर्गेनाइजेशंस बहुत सारी थी जिन्होंने अपोज किया इसको, और बहुत से मुस्लिम ग्रुप्स ने भी इसको अपोज किया. What was गोधरा एपिसोड, what were its आफ्टर इफेक्ट्स. गोधरा एपिसोड 2002 में मार्च में एक वायलेंस होता है मुस्लिम्स के अगेंस्ट. इसमें हिंदूज भी शामिल थे, मुस्लिम्स भी शामिल थे. गुजरात के रेलवे स्टेशन में, गोधरा रेलवे स्टेशन में एक बोगी आती है साबरमती एक्सप्रेस की जो जला दी जाती है. लोग समझते हैं कि ये मुस्लिम्स ने जलाई थी. और उसके बाद क्या होता है कि मुस्लिम्स को बहुत मारा जाता है, हिंदूज की भी बहुत मतलब डेथ होती है इसमें, क्योंकि लड़ाई होगी तो दोनों तरफ से लोग मारे जाएंगे. ह्यूमन राइट्स कमीशन इसको क्रिटिसाइज करती है कि गुजरात गवर्नमेंट क्या कर रही थी. उस टाइम पे मोदी जी की सरकार थी, वहां पे सीएम थे वो. सो ऐसे में असेंबली इलेक्शन को भी पोस्टपोन कर दिया जाता है. फिर इन स्पाइट ऑफ सीरियस डिफरेंसेस बिटवीन मेजर नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज, इमरजेंस ऑफ न्यू कंसेंसस, बहुत सी बातों पर अग्री भी होते हैं सभी पार्टीज आपस में. वो क्या क्या है वो हमें बतानी है इसमें. पहला है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज को लेके सभी पार्टीज ने, मोस्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज ने उसको सपोर्ट किया. सेकेंडली जो सोशली बैकवर्ड लोग हैं इनके लिए जो ये रिजर्वेशन लाया गया उसको सभी ने सपोर्ट किया. थर्डली ये है कि एक्सेप्टेंस ऑफ द रोल ऑफ स्टेट लेवल पार्टीज, जो रीजनल पार्टीज हैं उसके रोल को बढ़ाने के लिए सभी ने सपोर्ट किया, एग्री किया सभी ने, और पावर शेयरिंग को लेकर सभी के बीच में एक एग्रीमेंट बना. फिर उसके बाद है इन 2014 इलेक्शंस, लोगों ने एक स्टेबल गवर्नमेंट को लेके आए लोग मोदी जी के गवर्नमेंट को सेंटर में. क्या आप समझते हो कोalition गवर्नमेंट का एरा खत्म हो चुका है?
सो आप यहाँ पे देखोगे कि अप्रैल में 2014 में बीजेपी जीतती है 282 सीट्स के साथ लोकसभा इलेक्शन में, और ये इसमें मैग्नेटिक पर्सनैलिटी जो थी वो नरेंद्र मोदी थे, जो कि एक ऐसी गवर्नमेंट जिन्होंने बनाई जो काफ़ी स्टेबल थी। सो 1984 के बाद ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा था कि कंप्लीट मेजोरिटी के साथ कोई आ रहा था, वरना तो कांग्रेस ही आती थी। लेकिन बीजेपी ने सपोर्ट ऑफ अदर एनडीए कोalition पार्टीज, ठीक है, आप यहाँ पे देखोगे कि और एनडीए का जो ये कोalition था इसका भी सपोर्ट लिया बीजेपी ने। फर्स्टली रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज आर हैविंग देयर फुल इंपॉर्टेंस एंड दीज पार्टीज फुली इन्फ्लुएंस एंड प्ले देयर रोल इन द नेशनल पॉलिटिक्स ऑफ द कंट्री। रीजनल पार्टीज को भी इसमें ऐड कर दिया गया एनडीए में। सेकेंडली बीजेपी गॉट कंप्लीट मेजोरिटी इन द सेंटर, स्टिल उनके बहुत से और भी मतलब साथी बने कोalition के अंदर, जैसे कि उनके अलाइज बने, शिरोमणि अकाली दल, शिवसेना, तेलुगु देशम एक्सेट्रा, और भी पार्टीज हैं। So in many states the coalition government has been formed where the parties have failed to win clean majority. फिर है एक्सप्लेन एनी 4 इश्यूज रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर। सामाजिक भलाई के लिए कुछ ऐसे इश्यूज बताओ जो कि मतलब डेवलपमेंट के लिए मतलब लाए गए और कैसे मतलब इंडियन पॉलिटिक्स में इसको मतलब दिखाया गया है। राइट टू इंफॉर्मेशन का इशू है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत अभियान, जन धन योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, किसान फसल बीमा योजना, ताकि किसानों को बीमा मिल सके पूरा, बेटी पढ़ाओ देश बचाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी जो है मतलब देश को आगे बढ़ाओ, और उसके बाद है आयुष्मान भारत योजना। ये सब योजनाएं हो जाएंगी। डिस्क्राइब द इमरजेंस ऑफ बीजेपी एज अ सिग्निफिकेंट फोर्स इन इंडियन पॉलिटिक्स। बीजेपी ने पहले तो गांधीयन सोशलिज्म को अपनाया था आइडियोलॉजी में, पर ये काम नहीं करा। फिर उसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस को क्रिटिसाइज करा, ठीक है, और बीजेपी ने राम मंदिर को भी एक इशू बनाया। बीजेपी ने मतलब काफ़ी ज़्यादा एक मतलब अपना एक मतलब डोमिनेट किया है 2014 के बाद से तो लगातार, और एनडीए के साथ मिलके इन्होंने गवर्नमेंट बनाई, ठीक है। फिर उसके बाद दोबारा एनडीए की गवर्नमेंट बनती रहती है, तो इस तरीके से ये है। और अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो लीडरशिप में जो मतलब जो गवर्नमेंट बनी थी, ठीक है, यहाँ पे कि मतलब वो क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पे कि अक्टूबर 1999 एंड कंप्लीटेड इट्स फुल टर्म इन द लीडरशिप ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी, बीजेपी गॉट एन एब्सोल्यूट मेजोरिटी इन द लोकसभा इलेक्शंस। 2014 में फुल मेजोरिटी के साथ बीजेपी आती है, नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे आते हैं, ठीक है। और आगे अगर आप देखोगे कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी बन के अमर्ज हुई है जो कि बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रही है, ठीक है। तो मतलब 303 सीटें भी जीती है इन्होंने। सो इस तरीके से हो जाएगा। अब 2014 का इलेक्शन और एनडीए थर्ड को आपको बताना है। सो भारतीय जनता पार्टी जो थी, प्राइम मिनिस्टर जो थे नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में यहाँ पे जीतती है 2014 में, एनडीए कोalition बनता है और डोमिनेट कर रही है बीजेपी, सरप्लस मेजोरिटी है भाई, ठीक है। इतनी मेजोरिटी आज तक शायद ही मिली होगी। एनडीए 3 गवर्नमेंट जो है उसके लिए इन्होंने एक लाइन बोली है कि सबका साथ सबका विकास, सभी को जोड़ के ये पार्टी चलती है। 2019 के इलेक्शन के बारे में बता रखा है एनडीए 4 के बारे में कि द लोकसभा इलेक्शंस ये जो है हमारे 2019 वाले, इसमें बीजेपी फिर जीतती है, एनडीए 4 बनती है, बीजेपी 303 सीट लाती है लोकसभा में। और सभी कहते हैं कि ये बीजेपी सिस्टम है भाई, जैसे एक टाइम पे कांग्रेस एरा था ना, कांग्रेस सिस्टम, ये बीजेपी सिस्टम है अब। और बहुत से मेजर चेंजेस आते हैं 2014 के बाद से, कास्ट रिलीजियस इश्यूज को लेके, पॉलिटिक्स को लेके बहुत चेंजेस आए हैं। सो इसी के साथ ये वीडियो हमारी खत्म होती है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।